नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम वर्ष 2019 से 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए सवालों को गहन विश्लेषण के साथ आपके सामने लेकर आए, जिससे कि आपकी परीक्षा की राह हो सके आसान। तो इस आज के खंड में हम इतिहास विषय के दूसरे एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले एपिसोड में हमने कला और संस्कृति पर चर्चा की थी। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दूसरे भाग के अंतर्गत प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए सवालों की। इसके अलावा आपको बता दें कि अंत में आपको एक पिन में प्रश्न मिलेगा, उसका जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपको अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो लिंक में आपको पीडीएफ की लिंक भी मिलेगी, जहां पर जाके टेलीग्राम पे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। इतिहास भाग 2 के अंतर्गत देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न हैं। लेकिन इससे पहले एक बार नजर डालते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है। यूपीएससी इस खंड से, इन दोनों ही खंडों की अगर बात करें, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, तो कितने-कितने सवाल अमूमन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम शुरू में बात करें तो पहले प्राचीन इतिहास से उतने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते रहे हैं। लेकिन अगर इधर बीच आप देखेंगे तो प्राचीन इतिहास से प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। तो प्राचीन इतिहास के सेगमेंट में 2018 के बाद से आप देखेंगे कि 4 से 5 सवाल हर वर्ष पूछे गए हैं। प्राचीन इतिहास आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगर इसमें से हम संस्कृति पक्ष को हटा दें, उसको भी शामिल कर लें, तो इसकी संख्या और ज्यादा हो जाती है। साथ ही साथ अगर मिडाइवल इंडिया की बात कर ले तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या भी आपको 3 से 4 प्रश्नों का एक औसत रहता है। इस लिहाज से ये दोनों खंड अगर आप मिला दें तो आपको तकरीबन 10 प्रश्न यहाँ से मिलने वाले होते हैं। तो इसके लिए जो पुराने प्रश्न होते हैं उस पर एक बार नजर डालना जरूरी होता है। इससे हमें ये आइडिया लगता है कि नए प्रश्न जो बन रहे हैं वो बेसिकली किस खंड से उठाए जा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? विकल्प आपके सामने हैं, नायपुत्र, शाक्य मुनि, तथागत। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि इनमें से किन नामों से बुलाया जाता था। तो देखिए, इसमें अगर हम विकल्प के लिहाज से देखें तो विकल्प में आप अगर नायपुत्र को छोड़ दें तो बाकी शाक्य मुनि और तथागत दोनों ही आपके सही विकल्प होंगे। ये दोनों ही नाम गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो दूसरा और तीसरा विकल्प बी में आ रहे हैं, तो विकल्प बी आपका सही होगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए, जो आप महावीर स्वामी की जब बात आएगी तो नायपुत्र जो नाम है, नयस का पुत्र जिसका मतलब होता है, वो बेसिकली गौतम बुद्ध जी से नहीं बल्कि महावीर स्वामी जी से संबंधित नाम है। साथ ही साथ ये उनके मूल वंश को भी संदर्भित करता है, जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञात्र के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इस व्याख्या के लिहाज से देखें तो आपका जो पहला बिंदु था वो सही नहीं था, क्योंकि गौतम बुद्ध से संबंध न होते उसका संबंध महावीर स्वामी से। अब बुद्ध का जन्म अगर देखें तो 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में आप जाने भी जाते हैं। लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास हुआ था, शाक्य गणराज्य में हुआ था, इसलिए उनका नाम भी इससे संबंधित रहा है। कोसल साम्राज्य, क्योंकि अब नेपाल में स्थित है, उसका ये अंग था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई थी, जो कि मल्ल गणराज्य के अंतर्गत था। और मल्ल गणराज्य की बात करें तो जो मगध साम्राज्य था उसके अंतर्गत आता था। कसिया जो क्षेत्र है भारत में वर्तमान, वहां पर इसकी स्थिति देखी जा सकती है। गौतम जो है संस्कृत में या गौतम पाली में इनके नाम मिलते हैं, दिखाई देते हैं। सिद्धार्थ नाम भी इनका मिलता है। संस्कृत में इसका मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, सिद्ध करता है। जो अपने सिद्ध और अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पाली में कहा जाता है। शाक्य मुनि अर्थात शाक्य वंश का जो ऋषि है उसके लिए ये नाम प्रयोग किया जाता है। फिर भी सारे नाम गौतम बुद्ध के हैं। बौद्ध ग्रंथों में आप देखेंगे तो भागवत भी मिलता है, भगवान के रूप में अनुवादित किया गया है। और तथागत भी इनका नाम मिलता है। इसलिए आपका विकल्प बी सही है, क्योंकि बाकी दोनों नाम आपके गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य का विवरण दिया गया है। अब देखिए, पहला है चंद्रकेतुगढ़, उड़ीसा व्यापारिक बंदरगाह शहर। दूसरा इनाम गांव महाराष्ट्र। तीसरा मगडू केरल। चौथा सालिंगहुंडम आंध्र प्रदेश। और साथ साथ इसकी विशेषताएं भी साथ में दी गई। अब आपको बताना है कि कौन से इसमें से दी गई सूचना सही है। तो देखिए, चंद्रकेतुगढ़ की अगर बात करें, उड़ीसा व्यापारिक बंदरगाह, क्या ये सही है? इनाम गांव महाराष्ट्र की अगर बात करें,
तो अगर देखें क्या ये सही है, तो देखिए इनाम गांव महाराष्ट्र सही है और ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा मगडू की बात करें तो ये भी सही है, ये केरल में है, महापाषाणिक स्थल है, इस लिहाज से ये भी सही है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं है, गलत है। सालिंग हुंडम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये भी गलत है। तो इस लिहाज से आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा और विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अब व्याख्या पक्ष को देख तो देखिए चंद्रकेतुगढ़ की जब बात आएगी आएगी तो इसकी स्थिति कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है, जबकि विकल्प में पश्चिम बंगाल नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में इसकी स्थिति है, ये एक पुरातात्विक स्थल है और नदी मार्ग के निकट इसकी स्थिति है, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। भारत के अन्य भाग और संभवतः दक्षिण पूर्व एशिया को व्यापार के माध्यम से जोड़ने का ये काम करता था, इसलिए पहला युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और यह भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। दक्कन ताम्रपाषाण जो कि ताम्र युग है, संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही था। दूसरा जो है युग्म आपका सही था। मंगडू की बात कर लें तो केरल में है, एक नया खोजा गया प्रागैतिहासिक स्थल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या पाए गए हैं, महापाषाण पाए गए हैं और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक है, इसलिए आपका तीसरा मंगडू केरल में है, ये सही है। सालीहुंडम गांव की बात करें तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में इसकी स्थिति है। वंशधारा नदी है, वंशधारा नदी के किनारे इसकी अवस्थिति है और उस समय यह प्रसिद्ध हुआ जब यहाँ पुरातात्विक उत्खनन हुआ और एक प्राचीन बौद्ध बस्ती का साक्ष्य यहाँ से पाया गया। तो सालीहुंडम गांव जो है आंध्र प्रदेश में जिसकी अवस्थिति है, यहाँ पर एक बौद्ध बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, इस वजह से ये प्रसिद्ध है। अब यह स्थल ASI द्वारा संरक्षित अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। यहाँ स्तूप, एक महास्तूप, चैत्य और विहार ये सभी है। हालांकि यह स्थल शैलकृत मंदिरों के लिए नहीं जाना जाता है, अतः 4 युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब कि जगह तो सही है लेकिन शैलकृत मंदिरों के लिए नहीं जाना जाता है, इस वजह से सही नहीं था। आगे देखें, अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। दूसरा कथन है उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। अब आपको इन दोनों कथनों के आधार पर यह बताना है कि कौन सा इसमें से कथन आपका सही है। तो देखिए इसमें से अगर पहली बात करें कथन की ऊपर अगर आप नजर डालें पहले कथन पर, तो उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, ये गलत है। नीति कथा बिल्कुल है और उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, तो ये सही है। तो इस लिहाज से आपका केवल दूसरा सही है, तो बी विकल्प आपका सही होगा। देखिए व्याख्या को देखते हैं, तो देखिए 2 पक्षियों की नीति कथा इसका उल्लेख मिलता है उपनिषदों में, अतः पहला कथन आपका ऐसे ही गलत हो गया। उपनिषदों के संकलन की बात करें तो 7वीं से 5वीं ईसा पूर्व के बीच में इनका संकलन हुआ और पुराणों का जब प्रथम संस्करण की रचना की जब बात करेंगे तो 3री से 10वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। इस लिहाज से आप देखेंगे तो दूसरा कथन आपका सही हो जाता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको बता दें कि दृष्टि IAS की तरफ से आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए IAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज 2025 हम लेकर आए हैं और इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या वो विशेषताएं हैं जो इसको खास बनाती है, जो आपके लिए लाभदायक होंगी। तो यहाँ पर व्यापक कवरेज मिलेगा, विषयवार मूल्यांकन होगा, विस्तृत विवरण होगा और इसके विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं उसके द्वारा आपके इन जो भी इस टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन है वो किया जाएगा और इसका माध्यम हिंदी में होगा। 8750187501 दो नंबर है जिस पर कॉल करके इस टेस्ट सीरीज के संबंध में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और अगले एग्जाम को अपने और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करना होगा। आगे देखें, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे। मुचिरी, मुशिरी दोनों बुलाया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुशिरी किस रूप में विख्यात थे। दरअसल ये तीनों ही अगर आप बात करेंगे तो ये क्या थे, क्या ये राजधानी नगर थे, पत्तन थे, लौह इस्पात निर्माण के केंद्र थे या जैन तीर्थंकरों के चैत्य थे। तो देखिए ये तीनों की अगर बात करें तो ये पत्तन थे जो कि व्यापार के लिहाज से जाने जाते थे, इसलिए विकल्प बी आपका सही होगा। देखिए कोरकई की बात कर ले तो बंगाल की खाड़ी के तट पर ये थमिराबरानी नदी के मुहाने के समीप स्थित है और ये बेसिकली पांड्यों का पत्तन था। तो इस लिहाज से देखें किसका था, पांड्यों का पत्तन था कोरकई। और इस पत्तन के समीप गंगा घाटी के आसपास आप देखेंगे तो प्राचीन रोमन सभ्यताओं के साथ साथ जो विकसित व्यापार थे उसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है एक पुस्तक है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है और तमिलनाडु के अन्य पत्तनों का उल्लेख भी यहाँ मिला है और साथ साथ इसका उल्लेख कोरकई का उल्लेख भी इसमें किया गया है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। अगला है पुमपुहार। तो पुमपुहार की बात कर ले तो तमिलनाडु में
मयिलादुतुरई या मयिलादुतुरई जिले का एक कस्बा है और ये एक समृद्ध प्राचीन पत्तन है। साथ ही साथ कहां पर इसकी स्थिति है? तमिलनाडु में, याद रखेंगे आप। और कावेरी पुम्मटिनम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम पुम्पुहार का कावेरी पुम्मपट्टिनम के नाम से भी इसको पुकारा जाता है और कुछ समय के लिए तमिलकम में प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी भी थी। ये भी ध्यान रखिएगा। पुहार कावेरी नदी के मुहाने के समीप समुद्र तट पर स्थित है। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर है। अगला मुजरिस या मुशरी की बात कर लें तो ये केरल का एक पत्तन है। केरल में इसकी अवस्थिति है और विश्व के सबसे प्राचीन पत्तनों में से एक मुजरिस या मुशरी को माना जाता है। संगम साहित्य से भी इसका संबंध है। मुशरी पत्तन पर काली मिर्च के लिए आने वाले रोमन जहाजों का वर्णन संगम साहित्य में किया गया है, तो वहां भी इसका वर्णन मिलता है। वर्ष 1341 में मालाबार तट पर पेरियार नदी बेसिन में बाढ़ आई, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि जो मुशरी पत्तन है वो विनष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। इस पत्तन के अवशेषों को अब मुजरिस विरासत परियोजना जो है, जो बड़ी परियोजनाओं में से एक है, इस परियोजना के तहत संरक्षित फिलहाल किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित वटकिरूतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? विकल्प आपके सामने है। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, दूसरा राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन के विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, सी है किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, या डी है युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। देखिए, युद्ध में जब कोई राजा हार जाता था तो वो क्या करता था? आज ही की तरह अनुष्ठानिक एक अनशन भी करता था और मृत्यु का चयन करता था। हार को अपने एक तरह से हार के पश्चाताप के रूप में आप कह सकते हैं कि राजा अनशन करते हुए मृत्यु का चयन करता था। तो ये डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, जो कि इसको संगम कविता यथावर्णित वट किरूतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो वट किरूतल की प्रथा क्या है? वट किरूतल की प्रथा है कि युद्ध में जब कोई राजा पराजित होता था तो आमरण अनशन के लिए एक अनुष्ठानिक मृत्यु वरण किया जाता था। वट किरूतल के बारे में देख लीजिए, तो ये एक तमिल अनुष्ठान था, विशेष रूप से संगम काल में इसका प्रचलन था। संगम काल से संबंध है और तमिल राजा अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर दिशा के सम्मुख ये प्रतिज्ञा करते थे कि युद्ध में अगर कभी भी अपनी मृत्यु का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे। वट किरूतल यही चीज है। यह अनुष्ठान या तो अकेले अथवा बंदी राजा के समर्थकों द्वारा एक समूह में भी किया जाता था, इसलिए विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब दो युग्म है, एक तरफ साहित्यिक कृतियों का नाम है, एक तरफ रचनाकारों का नाम। आपको बताना है कि इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। देवी चंद्रगुप्तम विल्हण, हमीर महाकाव्य नयचंद्र सूरि, मिलिंद पन्हो नागार्जुन, नीति वाक्यामृतम जो है सेनदो सूरि। अब देखिए, देवी चंद्रगुप्तन की बात करें तो विल्हण, क्या इन्होंने इसकी रचना की थी? तो बिल्कुल नहीं की थी। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। हमीर महाकाव्य नयचंद्र सूरि बिल्कुल सही है। मिलिंद पंथ नागार्जुन सही। नीति वाक्यामृत की बात करें सोमदेव सूरि सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब कितने सही है? तो 3 सही है। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, तो देखिए व्याख्या वही है, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त हमीर महाकाव्य, और ये तीनों नीचे के सुमेलित है। तो आपका सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? अब ये आप देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आत्मा है वो केवल जीव जंतुओं में ही नहीं है, बल्कि पहाड़ों में, पर्वतों में, झीलों में, हर चीज में आत्मा का वास बताया जा रहा है। ये संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव या वैष्णव परंपरा? तो जाहिर सी बात है, हर जगह जहां पर आत्मा का वास माना जाएगा वहीं ज्यादातर अहिंसा की बात होगी, और ये है जैन परंपरा, क्योंकि हर चीज में ये जीव मानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीव जंतु, अगर उनका ये मानना है कि हम सांस भी लेते हैं तो हमारे श्वास में भी जीवाणुओं का प्रवेश होता है और उससे जीव हत्या होती है। इसीलिए देखते हैं आपको लोग मास्क का प्रचलन, मुंह ढक के चलने का प्रचलन जैन लोगों में ज्यादा था। तो ये पूरे का पूरा ये जो दर्शन है, ये किससे संबंधित है? जैन परंपरा से संबंधित है। तो इस परंपरा के अंतर्गत ये माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है जिसे आत्मा कहते हैं। आधुनिक जैन आचार्य अगर गुरुदेव चित्रभानु के इस कथन को आप देखें तो ब्रह्मांड कहा जा रहा है इस कथन में कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं, बल्कि ये सभी जीवित प्राणियों के लिए विकास का एक क्षेत्र है, जिसमें कि
जाति, रंग, पंथ या राष्ट्रीयता के आधार के बिना किसी भेदभाव के सभी का जीवन पवित्र है, चाहे वो छोटी चींटी हो, सूक्ष्मतम जीव हो या सभी स्तरों पर मौजूद जीवित जीवों का जीवन जो है वो पवित्र है। साथ साथ जीव के अलावा अन्य जो पदार्थ हैं उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां भी आत्मा का वास है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े थे? विकल्प आपके सामने है, पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, विकल्प सी है देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, या विकल्प डी औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो देखिए ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सभी संबंध हैं, चाहे वो रॉबर्ट स्वेल हो, जेम्स बर्गेस हो, सभी पुरातात्विक उत्खनन से, इसलिए विकल्प आपका ए सही होगा। देखिए अलेक्जेंडर री की बात करें तो भारत में कार्य करने वाले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। 1903-4 में आदि चनल्लूर में इन्होंने 9000 से अधिक वस्तुओं के खजाने का पता लगाया था, तो अलेक्जेंडर री संबद्ध हो गए। एएच लॉन्गहर्स्ट की बात करें तो चंद्रकेतुगढ़, जिसका भी पिछले प्रश्न में भी जिक्र आया था, पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस नदी के तट पर इसकी अवस्थिति है। तो यहां पर खुदाई हुई, इससे संबंधित है, ये भी एक पुरातत्वविद है। रॉबर्ट सेवेल की बात करें तो 1845 से 1925 औपनिवेशिक भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने, ये कलेक्टर भी थे, ये पुरातत्वविद भी थे और ये पुरातत्व विभाग के प्रभारी भी रह चुके थे, मजिस्ट्रेट भी थे। जेम्स बर्गेस की बात करें तो 1872 में द इंडियन एंटीकरी के संस्थापक थे। 19वीं शताब्दी में भारत के महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे, तो जेम्स बर्गेस भी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वॉल्टर इलियट की बात कर ले तो भारत में स्कॉटिश सिविल सेवक थे, ये भी पुरातत्वविद थे, मुद्रा शास्त्री भी थे, कलेक्टर भी थे और वर्ष 1845 में अमरावती में इन्होंने खुदाई करवाई थी, तो वॉल्टर इलियट भी। तो ये सभी लोग पुरातत्व से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके सामने प्रश्न है, नानुक, चंदेल, जय शक्ति, परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज, राष्ट्रकूट। अब देखिए इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कितने सही सुमेलित हैं। तो यहां पर देखिए इसमें से अगर नानुक की बात करें, चंदेल चलिए ठीक है, जय शक्ति परमार बिल्कुल नहीं, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार ठीक है, मिहिर भोज राष्ट्रकूट गलत है। तो इस लिहाज से केवल दो युग्म सुमेलित हैं, तो बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। व्याख्या पक्ष को देख लीजिए, चांदला या चंदेल दोनों ही नाम है, मध्य भारत का एक भारतीय राजपूत वंश था और लोकप्रिय रूप से इसको चंदेल कहा जाता था या जेजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता था, क्योंकि जो क्षेत्र था बेसिकली जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था वो जेजाक भुक्ति उसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसलिए जेजाक भुक्ति वंश भी इसको कहा गया है। महोबा खंड के किंवदंतियों के अनुसार चंदेल परिवार की जो उत्पत्ति है वो चंद्रमा, हिंदी में चंद्र भी कहा जाता है, और हेमवती के मिलन से हुई थी। 954 ईस्वी में खजुराहो शिलालेख कहता है कि चंदेल वंश के प्रथम राजा नन्नुक थे, जो ऋषि चंद्र त्रेय के वंशज थे और प्रसिद्ध वैदिक ऋषि अत्रि के पुत्र थे। तो याद रखिएगा ये भी तथ्य आपसे, इसलिए पहला कुल मिला के नन्नुक चंदेल वंश से संबंध है, सही है। दूसरा गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो मध्ययुगीन भारत के दो हिंदू राजवंशों में से गुर्जर प्रतिहार भी एक था। हरिश्चंद्र के वंशजों ने 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान इसको स्थापित किया, आमतौर पर सामंत के दर्जे के साथ मंडोर, मारवाड़, जोधपुर, राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर इन्होंने शासन किया। और नागभट्ट वंश ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज में शासन किया 8वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान। अन्य गुर्जर वंश भी मौजूद थे लेकिन उन्होंने प्रतिहार उपनाम ग्रहण नहीं किया था। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ युद्ध हुए जिसमें से कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शामिल थे, जिसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है, आप जानते होंगे, प्रसिद्ध था। इसमें से जो नागभट्ट द्वितीय थे इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाने गए। यहाँ पर कन्नौज में अपनी नई राजधानी इन्होंने स्थापित की और लगभग 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र था। तीसरा युग्म इस लिहाज से आप देखें तो सही था, मिहिर भोज परमार वंश का राजा था, इसलिए चौथा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है। अब अर्थशास्त्र की कुछ बातें यहाँ दी गई हैं, आपको बताना है कौन से सही है। तो यहाँ पर है, पहला है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। दूसरा कह रहा है स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तीसरा है यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक या पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही है।
तो देखिए न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अब न्यायिक दंड में ऐसा दंड नहीं दिया जाता था कि दास बना दिया जाता था, तो पहला कथन आपका ये गलत हो गया। इसके अलावा ये दोनों कथन बाकी आपके सही हैं, तो इस लिहाज से आपका बी विकल्प होगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। व्याख्या पक्ष देखते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र में यह है बात कि एक आदमी जन्म से, स्वेच्छा से या खुद को बेचकर, युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम या दास नहीं हो सकता। इस लिहाज से आपका पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि कोई भी आदमी जन्म से दास नहीं हो सकता, स्वेच्छा से नहीं हो सकता, खुद को बेचकर दास नहीं बन सकता, युद्ध में कैद होकर नहीं बन सकता, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप भी गुलाम या दास नहीं हो सकता। तो पहला आपका कथन गलत हो जाता है। फिर कह रहा है यदि एक दासी अपने स्वामी के बच्चे को जन्म देती है तो वह बंधन से मुक्ति की हकदार हो जाती है। साथ ही ऐसी गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए आपका कथन दो सही था। आगे देखें, जब किसी दासी द्वारा अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता है तो बच्चा और उसकी मां दोनों एक ही बार में स्वतंत्र माने जाएंगे। जैसे ही उसने अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया, वो दासी भी स्वतंत्र मानी जाएगी, वो बच्चा भी स्वतंत्र माना जाएगा। यदि जीविका के लिए मां को बंधन में रहना है तो उसके भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। अगर वो स्वेच्छा से रहती है कि हम बंधन में रहेंगे तो उसके भाई को और उसके बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार मुक्त होने के बाद किसी पुरुष या महिला गुलाम के जीवन को बेचने या गिरवी रखने पर यहाँ पर दंड की भी व्यवस्था है। 12 पनास के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो खुद को गुलाम बनाते हैं। इसलिए कथन 3 भी आपका सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। विकल्प आपके सामने है, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। देखिए इसका सही जवाब है विकल्प ए, धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली है। साथ साथ यहाँ पर साइन बोर्ड भी पाया गया था, एक स्टेडियम के साक्ष्य पाए गए थे। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। अब आप बताइए कि धौलावीरा कहाँ है? अनोखी विशेषताओं में इसके एक ये है कि इसका उन्नत जल संचयन और प्रबंधन, साथ ही साथ ये पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है। यहाँ विशाल जलराशि के कुंड, बांध, नहर और तटबंध ये मिले हैं, जो कि सभी इसकी जल प्रबंधन व्यवस्था की तरफ, बेहतर व्यवस्था की तरफ संकेत करते हैं। सबसे प्राचीन जल संभरण प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट यहीं पर देखने को मिला। स्टेडियम और साइन बोर्ड, 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाला अभिलेख, जिसको साइन बोर्ड कहा जाता है, वो यहाँ पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? अब आपको यहां पर बताना है। देखिए विकल्प आपके सामने है, मगध के गुप्त, दूसरा है मालवा के परमार, तीसरा थानेसर के पुष्यभूत, चौथा कन्नौज के मौखरी, पांचवा देवगिरी की यादव और छठा है वल्लभी के मैत्रक। तो यहां पर आपको बताना है कि जब गुप्त वंश का पतन हो गया उसके बाद की घटना आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए इसका सही विकल्प होगा आपका पहला, बिल्कुल सही है, मगध के गुप्त। फिर दूसरा मालवा के परिवार, जी नहीं। फिर आपका तीसरा थानेसर के पुष्यभूति, सही है। फिर उसके बाद चौथा कन्नौज के मौखरी, ये भी ठीक है। देवगिरी की यादव, बिल्कुल नहीं। और वल्लभी के मैत्रक, सही है। तो आपका विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प बी हो गया। इस लिहाज से अब देखिए व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। देखिए जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो उसके बाद हर्षवर्धन के उत्थान तक, जब तक हर्ष का उत्थान हुआ तब तक भारत में कौन कौन से राज्य ने शासन किया, किन राजवंशों ने? देखिए मगध के गुप्त शासक ने, पहला सही था। थानेसर के पुष्यभूति, जिस वंश को हर्षवर्धन से संबंधित था, जो कि ये भी ठीक है। कन्नौज के मौखरी, जिसके बाद राजा गृहवर्मन हर्ष की बहन राजश्री का विवाह भी इनके साथ हुआ था, वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। वल्लभी के मैत्रक वंशी, ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, चौथा ठीक है। मालवा के परमार और देवगिरी की यादव दक्कन में शासन किए। उनका शासनकाल कब से कब है? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य है, जबकि गुप्त वंश का पतन और हर्ष का उत्थान 6वीं से 7वीं में हुआ था। इसीलिए आपका बी विकल्प सही हुआ था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थान एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ ख्याति का कारण दिया गया है। एक तरफ लिखा है बुर्जहोम, दूसरी तरफ लिखा है शैलकृत देव मंदिर, दूसरी तरफ चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कला कृतियां। अब इसमें से बताना है कि कौन सा या कौन से सुमेलित है या है। तो देखिए बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर यहां पर कह रहा है
तो ये पहला सही नहीं है। चंद्रकेतुगढ़ की बात करें, टेराकोटा कला सही है, गणेश्वर ताम्र ये कलाकृतियां भी सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही है, विकल्प डी हो जाएगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो देखिए बुरझूम कहाँ है, तो बुरझूम है कश्मीर में। कश्मीर का ये नवपाषाणकालीन स्थल है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां से क्या मिला है, तो गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं और आखेट पर आश्रित, इसका मतलब शिकार पर आश्रित मानव इस समय मंदिर का निर्माण करना नहीं जानता था, क्योंकि नवपाषाण काल में मंदिर की जो कला है उसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए पहला युग्म आपका गलत हो गया। चंद्रकेतुगढ़ की बात करें तो ये जैसा कि बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में जो 24 परगना जो जिला है वहां पर यह स्थित है, और इसका उल्लेख टालमी ने गंगेरी दाई नामक नाम से किया है। यहाँ टेराकोटा यानी पकी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो पाई गई हैं, और यह स्थल क्या है, मौर्योत्तर गुप्त गुप्तोत्तर काल में आबाद था, इसलिए गुप्तकालीन सोने चांदी के सिक्के भी यहाँ मिले हैं जो इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। इसलिए आपका दूसरा युग्म सही है। गणेश्वर की बात करें तो राजस्थान के सीकर जिले में है गणेश्वर, और यहाँ पर नीम का थाना तहसील में इसकी अवस्थिति है। ताम्र वस्तुएं यहाँ से पाई गई हैं, जिसमें बाणाग्र हो गए, मछली का कांटा, चूड़ी, शूलाग्र, छेनी इत्यादि वस्तुएं हैं। इसलिए तीसरा भी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन से सही हैं। अब यहां पर देखिए, पहला कथन कहता है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। दूसरा कथन कहता है मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा कहता है कथन, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों से संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। अब नीचे कूट दिया गया है, इस कूट के आधार पर इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, अगर इन तीनों कथनों पर आप विचार करेंगे तो मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। दरअसल ये सही नहीं है, क्योंकि आपको इसमें से सही कथन का ही चुनाव करना है। दूसरा कथन जो है आपका, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का दावा कर सकता था। ये कथन आपका सही है। तीसरा कथन अगर देखें तो वो भी गलत है। तीसरे कथन में जो बात कही जा रही है वो भी सही है, तो केवल दूसरा सही है आपका, और ये है विकल्प बी में। अगला देखते हैं इसकी व्याख्या को और स्पष्ट होगा आपको। देखिए, विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई टीका जो है मिताक्षरा है, और पूरे देश में बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार के कुछ भागों को छोड़ दें तो दाय भाग व्यवस्था थी। संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की सर्वमान्य पुस्तक थी। तो मिताक्षरा और दाय भाग जाति भेद नहीं करती थी, यानी उच्च या नीच जाति के लिए ये नहीं लिखी गई थी। इसलिए पहला कथन आपका गलत है, जिसमें ये कहा गया कि जाति भेद है इसमें। तो ऐसी व्यवस्था कोई इसमें नहीं है जिससे पता चले कि जाति भेद करती थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पिता के जीवित रहते पुत्र पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकता था, जबकि दाय भाग में पिता की मृत्यु के बाद ऐसे किसी दावे पर विचार किया जाता था। इसलिए दूसरा कथन आपका सही था। पहला गलत था, दूसरा सही था। मिताक्षरा और दाय भाग स्त्री पुरुष दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार कर सकते हैं, इसलिए आपका कथन 3 गलत है, जिसमें कि ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के रूप में परिभाषित या परिभाषा बताता है। ए है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, बी है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, सी है विनिमय पत्र, या डी है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो हुंडी बेसिकली विनिमय पत्र होता था। हुंडी में ही सब कुछ दर्ज कर दिया जाता था, और वो उस विनिमय पत्र को दिखाते थे और इसके माध्यम से व्यापार किया जाता था। तो हुंडी बेसिकली विनिमय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला एक पत्र होता था, जिससे कि व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग किया जाता था। जैसे मान लीजिए आपको व्यापार करना है तो हम लिख के दे दिए हम कि इतना अमुक राशि आपको वहां पर अदा की जाएगी, तो जो विवरण उसमें दर्ज होता था उसी के आधार पर व्यापार होता था। हुंडी बेसिकली एक विनिमय पत्र था। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप ये शब्द महत्वपूर्ण है। कुल्यवाप, द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, जैन नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, भूमाप की से संबंधित ये दोनों शब्द हैं। कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द जो है गुप्त काल में बेसिकली उत्तर भारत में भूमि नाप की इकाई थी, उससे ये संबंधित थे। वाप शब्द का अर्थ है बीज बोना, वपन मतलब
बीज बोने से संबंधित है, वाप उसी से निकला है, यानी कृषि योग्य भूमि से है। और बीजों के भार के अनुरूप ही कुल्य, द्रोण और आढ़क होते थे। द्रोण एक परिमाण का सूचक है, मात्रा का सूचक है, जबकि द्रोणवाप भूमि की माप का सूचक है। याद रखिएगा, द्रोण और द्रोणवाप दोनों अलग है। द्रोण एक परिमाण का सूचक है, मात्रा का सूचक है, जबकि द्रोणवाप जो है वो भूमि की माप से संबंधित है। 5वीं सदी के बंगाल बिहार से प्राप्त कतिपय अभिलेख जो है, कुछ अभिलेख जो है, उसमें इनके बारे में प्रकाश पड़ता है। कुल्यवाप और द्रोणवाप के स्थानीय प्रचलन की ओर भी संकेत इनमें, इन प्रमाणों में किया जाता है। कुमारगुप्त प्रथम कालीन दामोदरपुर ताम्रपट्टाभिलेख की अगर बात करें तो इसमें यह कहा जाता है कि 4 आढ़क जो होगा वो 1 द्रोण के बराबर होगा, 8 द्रोण जो है वो 1 कुल्य के बराबर होगा। इसी तरह 5वीं सदी के फरीदपुर जिले में, जो बंगाल में है, वहां से भी प्राप्त एक अभिलेख में कहा गया, उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि को वाप क्षेत्र कहा जाता था, अर्थात वाप क्षेत्र के नाम से इसको संबोधित किया गया बंगाल के फरीदपुर जिले के अभिलेख से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये कहा इसमें ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन या डी कृष्णदेव राय। तो देखिए, अशोक के अभिलेखों में ये बात कही गई। ए विकल्प आपका सही होगा। बेसिकली अशोक के जो शिलालेख से इसका संबंध है, अशोक ने अपने राज्यादेश जो थे उसमें शिलालेखों के माध्यम से ही व्यक्त किया है और उसमें ये बात मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की इस पहल से। सामान्य अध्ययन का जो हमारा कोर्स है उसमें आपको 400 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी, असीमित बार देखने की सुविधा मिलेगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इससे संबंधित विस्तार से अगर जानकारी आप चाहते हैं तो 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आईएएस प्रीलिम्स 2025 क्लियर करने के लिए जुड़िए दृष्टि आईएएस के इस कार्यक्रम से। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको जानकारी मिलेगी। अगला देखें, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं, दूसरे तरफ दिया गया है वर्तमान राज्य। एक तरफ है भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहां पर देखिए, भीलसा मध्य प्रदेश, चलिए बिल्कुल सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र जी नहीं। गिरिनगर गुजरात, चलिए ये भी सही है। और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका हो गया पहला और तीसरा, और पहला तीसरा मतलब विकल्प ए आपका सही हो गया। बेसिकली जो द्वार समुद्र है वो कहाँ है? द्वार समुद्र आपका है, देखेंगे, कर्नाटक राज्य के हासन जिले में इसकी स्थिति है द्वार समुद्र की। वहीं गिरिनगर की अगर बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, बाकी भीलसा मध्य प्रदेश में है ही। और अन्य आपको पता ही है, स्थानेश्वर कहाँ है? जो विकल्प में गलत दिया था, ये हरियाणा में स्थित है, वर्तमान करनाल जिले में इसकी अवस्थिति है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? विकल्प आपके सामने है। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो देखिए, इसमें जो भी नगर, घंटाशाला है, कदूरा है, चौल है, ये बेसिकली क्या था? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, इससे संबंधित ये है। अब देखिए, गुप्त काल में जो वाह्य देशों के साथ व्यापार जो है वो काफी उन्नति पर था। गुप्त काल की अगर बात करें, इस समय भारत के अनेक बंदरगाह थे जो बाहर के देशों से व्यापार कार्य में लगे हुए थे। पश्चिमी तट पर जैसे बंदरगाहों की बात करें तो कैम्बे, सोपारा, कल्याण, ये प्रमुख बंदरगाह थे। इसके अतिरिक्त अन्य भी महत्वपूर्ण बंदरगाहों के नाम अगर आप देखें तो चौल भी था, घंटशाला भी था, कदूरा भी था और ताम्रलिप्ति भी था। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ताम्रलिप्ति भारत के किस तट पर था, पश्चिमी या पूर्वी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, चंगुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या देसलपुर। तो देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हड़प्पा कालीन स्थल में चंगुदड़ो आता है, कोटदीजी भी आता है, देसलपुर भी आता है, लेकिन सोहगौरा नहीं आता है। सोहगौरा बेसिकली मौर्य काल से संबंध है इसका। एक अकाल पड़ा, उसके विषय में यहाँ पे सोहगौरा में एक अभिलेख था, उसमें जानकारी दी गई है।
तो चंगुदड़ो व कोटदीजी की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये हड़प्पा स्थल दोनों के दोनों है, सिंधु नदी के किनारे इनकी स्थिति है। देसलपुर की बात करें तो भारत के कच्छ क्षेत्र में गुजरात में इसकी स्थिति है, यह भी हड़प्पा कालीन स्थल है। और सोहगौरा की बात करें तो ये गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पास इसकी स्थिति है और यहाँ से मौर्यकालीन एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों के संबंध में और अन्न भंडारों के संबंध में जानकारी मिलती है। इसलिए आपका सोहगौरा को छोड़ के बाकी सभी हड़प्पाकालीन नगर है, स्थल है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लिखित है? अब आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, कंगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी या सोहगौरा। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, कंगनहल्ली। देखिए कंगनहल्ली जो है वो कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये एक बौद्ध स्थल है और यहाँ से प्राप्त जो मूर्ति शिल्प मिली है उसमें एक रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख मिला है, जिसमें कि अशोक के प्रस्तर रूप चित्र का मतलब पत्थर का जो रूप चित्र है उसके उस पे राणियों अशोक लिखा हुआ है, इसका मतलब राजा अशोक अंकित है वहां पर। तो इसलिए विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। अगला है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? कृष्णदेव राय, नरसिंह महासालू, मोहम्मद शाह तृतीय या यूसुफ आदिल शाह? इसका सही जवाब क्या है? ए, कृष्णदेव राय ने भटकल में किला बनाने की अनुमति पुर्तगालियों को दी थी, इसलिए आपका ए विकल्प सही होगा। भटकल कहाँ पर है, तो कर्नाटक के उत्तर में कन्नड़ जिले के दक्षिणतम छोर पर यह स्थित है। किस नदी के तट पर है भटकल, तो ये शरावती नदी के तट पर है, याद रखिएगा। तो उसके दक्षिणी तट पर इसकी अवस्थिति है। भटकल नाम जैन संत भट्ट अकालंका के नाम पर पड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है, जो 9वीं शताब्दी में यहाँ निवास करते थे और भारत में पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही भटकल की काफी चर्चा होती रही है। वास्को डिगामा भारत के समय ही अगर बात करें, वास्को डिगामा के समय ही भटकल जो है उस सरदार पुर्तगाली शासकों को टैक्स देते थे। यहाँ के जो सरदार थे वो पुर्तगाली शासकों को टैक्स देने का काम करते थे और सम्राट कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों को क्या किया, यहाँ एक किला बनाने की अनुमति भी प्रदान की। तो भटकल काफी चर्चा में था। ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा जब आए भारत तो कब आए ये भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। और जब वो आए उसी समय की ये बात हो रही है कि जो भटकल के सरदार थे, वहां के सरदार लोग थे, वो पुर्तगाली शासकों को टैक्स देते थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला होयसल, दूसरा गढ़वाल, तीसरा काकतीय, चौथा यादव। उपर्युक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? अब आपको बताना है इसमें से कितने राज्यों में, हाउ मेनी पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर क्या होयसल ने, गढ़वाल ने, काकती ने या यादव ने, कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आदि 8वीं शताब्दी ईस्वी में, मतलब कि 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास पहले, इसमें से अगर सभी पर आप विचार करें तो कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है जो कि इससे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सभी 10वीं शताब्दी के बाद के हैं, इस लिहाज से आपका विकल्प डी सही होगा। देखिए यहाँ पर होयसल की अगर बात करेंगे तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के समय यह दिखाई देता है। मध्य दक्षिण भारत में इसका शासन था और इसकी राजधानी आरंभ में बेलूर में अवस्थित थी, बाद में हलेबीडु में स्थानांतरित की गई। और इसके शासनकाल में देखेंगे दक्षिण भारत जो है कला, वास्तुकला, धर्म का काफी विकास हुआ था। इस विरासत का मुख्य रूप से इसकी होयसल जो वास्तुकला है उसमें इसकी विरासत की हमको झलक मिलती है। साथ ही साथ अगर गढ़वाल की बात करें तो ये 12वीं 13वीं शताब्दी का है, 8वीं शताब्दी से पहले का सवाल ही नहीं है। मुस्लिम आक्रमणकार जो आक्रमण था उससे पहले उत्तर भारत का एक साम्राज्य था और 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक जो प्रारंभिक मध्यकालीन उत्तर भारतीय राजनीति है उसकी सभी विशेषताएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो वंशवादी प्रतिद्वंदिता, गठबंधन, सामंती राज्य की संरचना, ब्राह्मणवादी सामाजिक विचारधारा पर पूर्ण निर्भरता तथा बाह्य आक्रमण के प्रति सुवेदिता, ये सभी विशेषताएं आपको दिखाई देती है। काकती और यादव वंश की बात कर ले तो ये तो और भी बात का है, 13वीं से 15वीं शताब्दी तक का है समय। दक्षिण भारतीय इतिहास के दो अलग अलग चरणों में विभाजित है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत को आप देखेंगे चोल और चालुक्य साम्राज्यों के विघटन के रूप में चिन्हित किया जाता है। वहीं पर चोलों के पतन के बाद दक्षिण भारत में पांड्य और होयसल का उदय हुआ। साथ ही साथ इस क्षेत्र के उत्तर में यहाँ पर काकती और यादवों का भी उदय होता है और चालुक्य शक्ति जब उसका पतन हुआ तो उसी के परिणाम स्वरूप ये शक्तियां आपको दिखाई देती हैं, काकती और यादव शक्तियां। ये एक शताब्दी से भी अधिक समय तक अस्तित्व में रहे थे। तो ये सभी जो है
8वीं शताब्दी के बाद के हैं, 10वीं शताब्दी से भी बाद के हैं, इसलिए आपका उसमें से कोई विकल्प सही नहीं था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया? देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपाक्ष। सही विकल्प आपका ए होगा, देवराय प्रथम ने ऐसा किया। व्याख्या देखें तो देवराय प्रथम जो थे, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण इन्होंने कराया था और इस बांध से नहरों के माध्यम से नगरों को भी, गांवों को भी जो सिंचाई की सुविधा है उसकी आपूर्ति, जल की आपूर्ति होती थी, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। अब आप बताइए कि देवराय प्रथम के समय कौन सा यात्री आया था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? विकल्प आपके सामने है। ए विकल्प है अहमद शाह, बी विकल्प है महमूद बेगड़ा, सी विकल्प है बहादुर शाह, इसके अलावा डी विकल्प है मोहम्मद शाह। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बहादुर शाह। अब देखिए, गुजरात के ये शासक है, पुर्तगालियों को इन्होंने 16वीं शताब्दी के आरंभ में आप देखेंगे जो मुगल सम्राट हुमायूं है उसके आक्रमण से गुजरात के सुल्तान ये बहादुर शाह जो है ये अत्यधिक दबाव में आ गए थे, प्रेशर में आ गए थे। और इस प्रेशर में आने का परिणाम ये हुआ कि पुर्तगालियों के साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे, पुर्तगालियों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएंगे। फिर इन्होंने क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि पुर्तगाली जो थे उनकी जो समुद्री शक्ति थी वो मजबूत थी, तो ये चाहते थे कि उसी के जरिए 15वीं शताब्दी के अंत में, चूंकि ये सब आए थे पुर्तगाली भारत में, तो उनके साथ ही संबंध मैत्री अपना कायम करना चाहते थे। तो वर्ष 1534 में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की, वो संधि थी बेसिन की संधि, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। और उसके बाद आगे चलकर उन्होंने क्या किया, इसका परिणाम ये हुआ कि जो दीव है वह सही है और वर्तमान जो मुंबई स्थित द्वीप है ये सभी पुर्तगालियों को सौंप दिए गए मित्रता करने और खो दिए बहुत सारे क्षेत्र। फिर 1559 में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से दमन भी प्राप्त कर लिया। इस तरह से पुर्तगालियों को ये क्षेत्र इनके द्वारा सौंपे गए। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़न क्या निर्दिष्ट करता था? विकल्प आपके सामने है। पहनावा, सिक्के, आभूषण या हथियार। तो फड़न बेसिकली सिक्का होता था, बी विकल्प आपका सही होगा। और ये मध्यकालीन भारत में फैनम और चक्राम सिक्के मुद्रा नियमित इकाई थे, मुद्रा के रूप में ये नियमित रूप से प्रचलित थे और व्यापार इससे बड़े पैमाने पर किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा है कि कथन कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। तो यहाँ पर आपको देखिए, पहला कथन जो कह रहा है मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ, नहीं भाई। दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। ठीक है, ये बात सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग पर अस्थायी रूप से हार गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए आपका केवल दूसरा कथन सही है। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, 1240 से 66 के बीच में मंगोलों ने पहली बार भारत के लिए, उन्होंने सोचा कि भारत को अपने में मिलाया जाए, इसलिए आक्रमण किया उन्होंने। और 1241 में तायार बहादुर के अधीन एक मंगोल ने लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसलिए पहला कथन गलत है। पहला कथन क्या कह रहा था आपका? पहला जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहा है, तो वो गलत हो गया। फिर 1299 में मंगोल शासक दावा खान के पुत्र थे कुतलुक खान, कुतलुक ख्वाजा भी कहा जाता है इनको। फिर उसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। तो मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह पहला प्रयास भी था। तब जाके अलाउद्दीन ने अफरा तफरी में एक सेना तैयार की और सीरी का जो किला था उसके बाहर तैनात किया। बाद में उसकी किलेबंदी और बढ़ाने के बारे में सीरी पोर्ट को बात होने लगी, मंगोल के जब लगातार आक्रमण होने लगे तो मंगोल ने दिल्ली से 6 मील उत्तर में स्थित किली नामक स्थान पर प्रवेश किया था। अतः कथन 2 आपका सही है कि वो आ गए थे समीप तक। अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण की बात करें तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तर्माशिरीन के नेतृत्व में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने तर्माशिरीन के खिलाफ आक्रमण किया और सिंधु के पार वापस भेज दिया, जो मंगोलों के साथ सीमा बनी थी। इसलिए कथन 3 आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपको बता दें कि ISGS फाउंडेशन कोर्स के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको लाभ पहुंचाएंगी आपकी आगामी परीक्षा में। इसमें आपको मिलेगी 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं, इसको असीमित बार देखने की सुविधा, कितनी भी बार आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है।
और इसका लाभ उठा के आप 2025 की यूपीएससी परीक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। आगे आपको अगले प्रश्न को देखें तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन है, निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारान कहलाते थे? ये पूछा जा रहा है आपसे कि कुलाहदारान कौन कहलाता था? अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी खुशनवीश या सैयद? इसका सही विकल्प है सैयद। सैयद लोग जो है वो कुलाहदारान कहे जाते थे। सैयदों ने बेसिकली अपने को संबद्ध किया मोहम्मद साहब से, जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर थे, उनके वंशज होने का इन्होंने दावा किया। ये कहते थे कि जो विशेष रूप से उनकी जो पुत्री थी फातिमा और उनके जो पति थे हजरत अली, उनसे संबद्ध बताते हैं। और तैमूर ने भारत पर आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की भी रक्षा की थी। इनका सम्मान था, इस वजह से इनकी रक्षा भी की गई। और राज्य के राजस्व के दुरुपयोग का आरोप भी लगा, तब भी सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया। इसका मतलब कि इनको विशेष माना जा रहा था और अपने बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास ही रखने की अनुमति भी दे दी गई। सैयद एक नुकीली टोपी पहनते थे जिसको कुल्ला कहा जाता था, इसलिए उन्हें कुल्ला दारम के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आपको बताना है परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार या परगना, सूबा, सरकार। आरोही का मतलब छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे छोटी इकाई की अगर आप बात करेंगे तो ग्राम होती थी। ग्राम के बाद क्या होता था? ग्राम के बाद आपका आएगा परगना, परगने के बाद आएगा आपका सरकार और सरकार के बाद आएगा सूबा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, इस लिहाज से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ग्राम, ग्राम के बाद परगना और परगना के बाद सरकार, सरकार के बाद सूबा। और ये विकल्प आपको किसमें मिल रहा है? ये विकल्प आपको मिल रहा है विकल्प ए में, इसलिए आपका ए विकल्प सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम, परगना, सरकार और सूबा, इस लिहाज से यह सही है। सूबा, सरकार यानी अगर वर्तमान समय में अगर सूबे को आप देखें, सूबा सरकार यानी आधुनिक तहसील अनुमंडल के बराबर था। परगना का विभाजन गांव में होता था। सबसे बड़ा जो सूबा था वो प्रांत या प्रदेश के रूप में था। और सूबा डिवाइड हो गया आपका सरकार में, सरकार था आपका तहसील या अनुमंडल के बराबर। और उससे नीचे आपका परगने का फिर डिवाइड जो होता था, परगने का विभाजन होता था, वो गांव में डिवाइड हो जाता था और उसके नीचे परगना था। इसलिए जो क्रम है वो क्या है? गांव, फिर परगना, फिर सरकार और फिर सूबा। अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है या है? पहला है हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। अब यहाँ पर आपको बताना है कि स्कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कौन कौन सा है। सही उत्तर की अगर बात करें तो इसमें आप अब कह रहा है हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, नहीं भाई। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय उदय हुआ, बिल्कुल सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में, गलत है। केवल दूसरा सही है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए, तालीकोटा का जब युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में, तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से विजयनगर जो एम्पायर था, जो हरिहर और बुक्का ने स्टेब्लिश किया था, जिसमें संगम, सालू, तुलु, अराविडू 4 वंश हुए, इनका पतन हो गया। और इसके बाद इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा के कुछ स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए और उनमें से ही मैसूर एक प्रमुख राज्य था। तो आपका ये कथन सही है। इसके बाद मैसूर पर वाडियार वंश का शासन हुआ, इसलिए विकल्प बी आपका ठीक था। फिर नादिर शाह ने जब आक्रमण किया, अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया, जो उत्तर में कुमायूं की पहाड़ी और दक्षिण में गंगा तक जिसका विस्तार था। आरंभ में इसकी राजधानी बरेली के औला में स्थित थी, बाद में रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई। रुहेलों का भी संघर्ष दिल्ली, अवध, जाट राज्य से लगातार चलता रहा, इसलिए कथन 3 आपका गलत है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? अब विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं के बारे में यह कथन आपको दिया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या वो कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में थी, लेखाकरण में थी या भविष्यवाणी में थी? तो देखिए, विकल्प का जब चयन आप करेंगे तो इसमें से कुश्ती में भी निपुण महिलाओं का उल्लेख मिलता है, ज्योतिष शास्त्र में भी, लेखाकरण में भी और भविष्यवाणी में भी। चारों विकल्प आपके सही होंगे और विकल्प डी इस लिहाज से आपका सही होगा। तो विकल्प डी में आप देखिए 1535 से 37 के मध्य में पुर्तगाली यात्री जो नूनिज थे, नूनिज किसके समय आया था? कमेंट करके बताएं। चलिए बताते हैं, अच्युत देव राय के समय आया था। तो उसने विजयनगर की जब यात्रा की तो उसने यहाँ की सामाजिक आर्थिक दशा का वर्णन किया और वो कहता है कि विजयनगर में जो स्त्रियां थी, उन स्त्रियों का बहुत सम्मान था
और इसी सम्मान के क्रम में वो बताता है कि ये स्त्रियां जो थी वो मल्ल योद्धा भी थी, ज्योतिषी भी थी, ज्योतिष का भी काम करती थी, भविष्य भी बताती थी, अंगरक्षिकाएं भी थी, व्यक्तिगत जो गार्ड होते हैं वो भी काम करती थी, सुरक्षा कर्मी के रूप में लेखाधिकारी भी थी, लिपिक थी, संगीतकार भी होती थी, और साथ साथ सबसे बड़ी बात कि इस समय जो महिलाएं हैं वो युद्ध में भी भाग लेती थी। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है न्यूनिज ने, और ये आए थे अच्युत देव राय के समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा कथन है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो केवल पहला कथन आपका सही है, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो चंगेज खान था वो भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी के तट तक आया था। लेकिन दूसरा जो कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर की बात की जा रही है, ये गलत है। और विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय के समय वास्को द गामा की बात की जा रही है, ये भी गलत है। तो देखिए, इसमें केवल पहला सही है, तो विकल्प ए आपका सही होगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। देखिए, विकल्प ए आपका सही है। देखिए, जो मंगोल नेता चंगेज खान था, उसने पर्शिया का जो क्षेत्र था, ईरान था, उस पर आक्रमण किया, और वहां का जो शासक था अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का साम्राज्य जो था उसको उसने नष्ट कर दिया। और ख्वारिज्म शाह का जो बड़ा बेटा था वहां से भागता है, और भाग के वो आता है कहां पर? भारत के सिंधु नदी के तट पर आता है, जिसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मंगबरनी। अब इस जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए पीछे से आता है मंगोल नेता चंगेज खान। यहां तक मंगोलों ने उसका पीछा किया। वैसी दशा में जो मंगबरनी था उसने सहायता मांगी दिल्ली सल्तनत के तत्कालिक शासक इल्तुतमिश से। अब इल्तुतमिश ने एक दूरदर्शिता का परिचय दिया और इसकी सहायता करने से मना कर दिया। एक भय यह भी था कि जब वो साम्राज्य की संस्थापना के दौर में लगा हुआ था, ऐसे समय में वो एक बेवजह के आक्रमण का सामना साम्राज्य को नहीं कराना चाहता था। क्योंकि आप जानते हैं कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को संगठित करने का प्रयास चल रहा था। लेकिन उस समय वो एक नए आक्रमण को बेवजह नहीं मोल लेना चाहता था, तो उसने इल्तुतमिश ने मंगोलों के विरुद्ध सहायता जो करनी थी उस अपील को ठुकरा दी, मंगबरनी ने जो अपील की थी। लेकिन चंगेज खान के आक्रमण के भय से हम कह सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य को इस ठुकरा कर इस अपील को एक साम्राज्य को सुरक्षित करने का काम भी किया। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 है, जबकि तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया 1398-99 के दौरान आक्रमण किया। तो ये इसलिए दूसरा गलत है, कार्यकाल में कोई मेल ही नहीं है। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल आप देखेंगे 1424 से 1446 तक है, जबकि वास्को दी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर आया था, इसलिए तीसरा भी असत्य है, कार्यकाल में कोई मेल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरा है, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है, परांतक प्रथम के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा है, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। अब आपको क्या करना है कि आपको इन सभी घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम बताना है। कालानुक्रम के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो इसमें से कौन सी घटना सही है, तो इसमें से सही है आपका विकल्प सी, क्योंकि सबसे पहले जो हुआ है, विकल्प सी आप देख लें 2 4 1 3, सबसे पहले महेंद्र वर्मन पल्लव के अधीन सत्ता की स्थापना हुई है। इसके बाद गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई है। उसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ है, और तब जाके परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई है। तो 2 4 1 3 सही होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो मेहर भोज हैं उनका समय 836 से 885 ईस्वी प्रतिहार वंश से संबंध है। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर लें 600 से 630 ईस्वी पल्लव वंश से संबंध है। परांतक प्रथम 907 से 953 चोल राजवंश से संबंध है। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की गई थी, तो इसलिए विकल्प आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। अब बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। विकल्प आपके सामने है। क्या केवल एक, एक और दो, केवल तीन, या एक, दो और तीन? तो देखिए, इसमें से जब आप देखेंगे तो आपका विकल्प केवल पहला सही यहां पर प्रतीत हो रहा है। पहला विकल्प कहता है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूल के का जो प्रभारी होता था वो आमिल कहा जाता था। दिल्ली सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था बिल्कुल नहीं थी।
और दूसरा है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, ये भी सही नहीं। व्याख्या पक्ष को देखिए, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो राजस्व प्रशासन है उसमें इसका प्रभारी जो है आमिल कहा जाता था, पहला सही है। एकता प्राचीन देशी प्रणाली नहीं थी बल्कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही विकसित संस्था थी, इसलिए दूसरा गलत है। भारत में सर्वप्रथम एकता मोहम्मद गोरी ने बांटी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हांसी का इक्तेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया था। तो ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत का कॉन्सेप्ट है। और एकता को सुव्यवस्थित रूप किसने दिया? तो इल्तुतमिश ने इसको सुव्यवस्थित रूप देने का काम किया था। एकता क्या होता था? तो एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को, मुख्य रूप से सैनिकों को ही दिया जाता था, उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दे दिया जाता था कि उस क्षेत्र का संचालन आप करिए, जरूरत पड़ने पर आपसे सैन्य सहायता ली जाएगी। किसी भी अवस्था में इक्तेदार उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे, वे तो केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी होते थे। बड़े इक्तेदारों को मुक्ता या वली या मलिक कहा जाता था, इस नाम से भी बुलाया जाता था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं बल्कि मुगल काल में अस्तित्व में आया था। सल्तनत काल में दीवान आरीज जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। अब बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर देखिए, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थे। और संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे? बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही होगा। आप देखिए व्याख्या को, देखिए कैसे आपको यूपीएससी घुमाता है। आपको अगर कार्यकाल का ठीक से ज्ञान है तो बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। इसलिए कार्यकाल पे पढ़ते वक्त आप विशेष रूप से फोकस करें। देखिए निम्बकाचार्य की अगर बात करें, निम्बार्काचार्य की बात करें, तो रामानुजाचार्य के ये समकालीन इनको माना जाता है, जो कि 11वीं 12वीं शताब्दी के संत थे। तो इस लिहाज से अकबर का शासनकाल कब है और निम्बार्काचार्य का शासनकाल कब है, दोनों में अंतर है। तो आप ऐसे ही फिल्टर कर लेते, 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल है और 11वीं 12वीं शताब्दी के निम्बार्काचार्य से संबद्ध अगर किया जाएगा तो ये गलत है। साथ ही साथ निम्बार्काचार्य की बात करें तो ये द्वैताद्वैत सिद्धांत जो था, इनका सिद्धांत है, इनका जो मत है, इस नाम से जाना जाता है। संत कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ये भी आप याद रखेंगे। रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे, रामानंद को गुरु मानते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक भी थे। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, नहीं शब्द पे गौर करना है कि कई बार इस शब्द के न पढ़ने की वजह से आपका प्रश्न गलत होता है। तानसेन के संबंध में बात हो रही है और आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। कहा जा रहा है कि तानसेन ने सम्राट अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। दूसरा है, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित गुरुपदों की रचना की। फिर तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और चौथा है, डी है, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो देखिए, सम्राट अकबर द्वारा तानसेन की उपाधि इनको नहीं दी गई थी। इसके लिए विद्वानों में मत है, दो लोगों का नाम आता है, अकबर नहीं है। बाकी कथन आपके सही है। इन्होंने हिंदू देवताओं के संबंध में द्विपदों की भी रचना की, अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की, अनेक रागों की भी मौलिक रचना की। तो इस लिहाज से ए विकल्प आपका सही होगा। ए विकल्प ही आपका उपयुक्त है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और मुगल दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेश, शिव, पार्वती से संबंधित द्रुपदों की रचना की थी, सही है। अनेक राग की भी रचना हुई, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, दरबारी कान्हड़ा, ये इनके मौलिक रागों की रचना इनके द्वारा ही की गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की, जो इनके संरक्षक थे उनके ऊपर गानों की भी रचना की गई थी। तो इसलिए आपका ए जो था वो सही नहीं है। अब इसके लिए क्या है सही? तो देखिए, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर या उनके पुत्र राजा विक्रमाजीत, इन दोनों के ही साक्ष्य मिलते हैं, इन्होंने ही इनको तानसेन की उपाधि प्रदान की थी। तो आपसे पूछा जा सकता था कौन प्रदान किया है, तो राजा मान सिंह तोमर जो है ग्वालियर के, और उनके बेटे राजा विक्रमाजीत, तो इन दोनों के पक्ष में ही साक्ष्य मिलते हैं। तो इसलिए तानसेन के बारे में अगर बात है कि अकबर ने दी ये उपाधि, तो नहीं, अकबर ने नहीं दी। इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा भी कहता है कि रीवा के जो राजा थे रामचंद्र सिंह, उन्होंने भी इन्हें तानसेन की उपाधि दी। तो अकबर के द्वारा इनको क्या उपाधि दी गई? तो अकबर के द्वारा इनको मियाँ की उपाधि दी गई, याद रखिएगा। और तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां।
देखिए, जहां भी चित्रकारी की बात आएगी तो आंख बंद करके इस तरह के प्रश्नों में जहांगीर लगा दीजिएगा। खुद भी एक अच्छा चित्रकार था और ये चित्रकारी को प्रश्रय भी देता था, चित्रकारी के लिए विशेष रूप से। इसको ऐसा कहा जाता था, इतना पारखी था कि इसके समय अगर एक ही चित्र दो अलग-अलग कलाकार बना के प्रस्तुत करते हैं तो ये बता देता था उस कलाकार का नाम कि किसके द्वारा इस चित्र को बनाया गया है। तो जहांगीर इसका सही जवाब होगा। इसने इस पर जोर दिया। मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत चित्र जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर वैयक्तिक रूप चित्र और चित्राधार, जिसको एल्बम कहते हैं, उस शैली पर ज्यादा जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त अलंकृत हाशिए का विकास हुआ और प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण किया गया। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आज हमारा जो एपिसोड है उसका यहीं तक का सफर था। इससे पहले कि हम अंत में आपको एक सूचना दें कि आपको एक प्रश्न मिलेगा जो कि यहाँ पर पिन किया गया होगा नीचे, और उसको आप उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आपने इस एपिसोड से कितना लाभ उठाया, आपने इसको कितना ग्रहण किया। इससे पहले कि हम और सूचना आपको दें, इसकी पीडीएफ भी आपको लिंक दी हुई है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाके उस लिंक के माध्यम से। साथ साथ आपको बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स 25 में अगर सामान्य अध्ययन से आप हमसे जुड़ते हैं, दृष्टि आईएएस से जुड़ते हैं, तो आपको 400 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलती हैं। इसको असीमित बार देखने की सुविधा मिलती है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलता है और 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के साथ साथ आप लाभ उठाने के साथ साथ अपने सफलता की राह को कर सकते हैं आसान और सुनिश्चित। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।